ब्रेक के बाद टेढ़ी बात में इस वक्त हमारी बातचीत जारी है। सरदार जगदीश सिंह जींदा साहब और सरदार दीदार सिंह दलवी जी, वो दो सिख नेता जिन्होंने की अलग एसजीपीसी के गठन को लेकर एक लंबी चौड़ी जद्दोजहद की। जींदा साहब, मैं आपसे अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करूँ। पिछले सेगमेंट में एक नलवी जी से सवाल था, शायद ये था कि आप इस मुद्दे पर जो राजनीति रही है वो हावी है, हम चाहें मानना चाहें ना मानना चाहें, लेकिन ये तो फैक्ट है, ये तथ्य है कि राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों की समय समय पर जो भी जरूरतें रहीं उसके हिसाब से उन्होंने आप लोगों को मैनिपुलेट किया और आप लोग भी आखिर अपना मकसद अचीव करने में कामयाब रहे। फिर इसके बाद किस राजनीतिक पार्टी या नेता को कितना लाभ या किसको कितना फायदा या नुकसान होगा, ये एक अलग इशू है। लेकिन आज अगर मैं इस पूरी लड़ाई को इन्होंने कहा कि 2000 से ट्रेस बैक करना चाहूं, जीना साहब ये बताइए कि मांग उठी कब थी? क्या 2004 का इन्होंने जिक्र किया, 2004, 2005 या 2000 में कह रहे थे कि इनको महसूस हुआ कि एसजीपीसी अलग बननी चाहिए? क्या ये मांग 1966 के बाद कभी नहीं उठी? और ये सवाल क्रिटिक्स भी पूछ रहे हैं कि 1966 में जब हरियाणा का अलग राज्य बना, एक स्टेटहुड हरियाणा को मिली, उसके बाद क्या कारण था कि लगभग 34 साल तक किसी को ये सूझ नहीं आई कि अलग एसजीपीसी भी चाहिए? और क्या कारण थे, क्या मुफाद थे जिसके चलते 2000 के दशक तक पहुंचते पहुंचते ये मांग तीव्र होती गई? ऐसा है जी, मैं जो महसूस करता हूँ और जो ओरिजिनलिटी है, रियलिटी जो है, 1996 में श्रोमणी कमेटी का 18 साल के बाद इलेक्शन हुआ एसजीपीसी का। उस 18 साल के इलेक्शन के बाद मैं 1996 में इलेक्शन लड़ा करनाल सीट पर। मेरे मुकाबले में रघुजीत सिंह विरक बाल ग्रुप से आए और मैंने मान अकाली दल से इलेक्शन लड़ा। मैं इलेक्शन में जीत गया 2800 वोटों से, मगर बादल साहब इसको हजम नहीं कर पाए। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे 1996 में हराकर फोर्सली उस इलेक्शन को दोबारा करवाया और फोर्सली हमने उस इलेक्शन का बाइकाट किया और रघुजीत को उन्होंने वहाँ पर करनाल की सीट पर नॉमिनेट किया। ये जड़ वहाँ से लग गई। और ये उस वक्त बादल साहब कैसा ऐसा मैनिपुलेट कर पाए? हरियाणा राज्य में चुनाव हो रहा था, तो क्या कारण था कि हरियाणा राज्य में आपको, शायद आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको हारा हुआ डिक्लेयर किया गया या रीपोल करवाया गया? या हराया गया, रीपोल करवाया गया। जी, रीपोल करवाया, जिसमें आपने हिस्सा नहीं लिया? जिसमें हमने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि रोहतक और सोनीपत के दो ऐसे हल्के थे। 5 जिलों में हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, करनाल, पानीपत, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। रोहतक और सोनीपत के बैलेट पेपर जो थे वो गलत छाप दिए गए, 1500 बैलेट पेपर, जिन पर फिर दोबारा रोहतक और सोनीपत में इलेक्शन होना था। मगर बादल साहब उस टाइम जस्टिस हरबंस सिंह, जो बादल साहब के नज़दीकी थे, वो हमारे कमिश्नर थे और बंसीलाल की सरकार थी और बंसीलाल और बीजेपी की आपस में इकट्ठी कोलिशन की सरकार थी और बीजेपी और बादल साहब के आपस में मिली बगैर संबंध थे। इसी वजह से उस इलेक्शन को सारे को पोस्टपोन किया गया और 2 हलकों की होने की बजाय उन्होंने टाइम पर ये सारा रीपोल करवा दिया गया। और उसी वजह से वहाँ उस टाइम पंजाब से 150 गाड़ी मुझे हराने के लिए यहाँ आई और ज़बरदस्ती उन्होंने इलेक्शन में हमने हालात देख कर कि यहाँ हरियाणा के सिखों के आपसी संबंध ना बिगड़े, हमने इलेक्शन का बाइकाट किया और रघुजीत को इन्होंने ज़बरदस्ती मेंबर बनाया। उसी दिन से हरियाणा के सिखों ने सोच लिया कि हमारे जीते हुए मेंबर को भी अडॉप्ट नहीं कर सकते, तो हमने इनके साथ रहने का कोई हक नहीं। उस टाइम सरदार हरबंस सिंह डाचर जो मेरे साथ चलते थे और हमारी अगुवाई करते थे, और उन्होंने भी ये सोचा कि वो पुराने अकाली थे, टकसाली अकाली थे, भी हमारे साथ बहुत बेनई करते हैं पंजाब के बीज बोया गया जो बगावत उसी टाइम आज एक क्रांति बन के एसजीपीसी के गठन की शक्ल में देख रहे हैं, उसका बीज आप 1996 में। हाँ जी, उस टाइम हमने इश्तिहार निकाला कि हमारा और कोई चारा नहीं है जब तक हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग नहीं होती रहती। और उसी वहाँ से ही एजिटेशन 1996 में हमने शुरू कर दिया और ये चलता चलता इतना ये महसूस हुआ। पंजाब के लोग, पंजाब के लीडर आज भी इस बात को मानते हैं कि ये हमारी तरफ से बोया हुआ बीज है। अगर हम रघुजीत सिंह को ना जिताते, ज़बरदस्ती ना करते, जिंदा साहब के नाम साथ ना करते, तो ये कभी भी बीज नहीं बोया जाना था। उसके बाद ये मुहिम चली और मुहिम चलते चलते जिस प्रकार हमने ऑप्स किए, मेरे साथ कई बार मेरे साथी सारे छोड़ गए, नलवी साहब भी छोड़ गए, इन्होंने भी अपनी अलगराह कर ली और कईयों ने भी अलगराह कर ली। मगर मैंने जो इसके ऊपर सही है, जेलों में गए, गुरुद्वारों पर भी हमने सेवा संभाली,
मरण वर्ग पर बैठे, रेलें भी रोकी, जीडी रोड भी जाम किए। हमने सरकार की नाक में बिल्कुल दम करके रखा। इतना बड़ा एजिटेशन खड़ा किया कि सारी दुनिया को एक बार पता चल गया कि हरियाणा के सिख कोई हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसी मैं समझता हूँ कि उसी संघर्ष की वजह से आज हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टी उसी संघर्ष से प्रभावित है कि ये अपनी बात पे अड़े हुए हैं और अपनी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बात मनवा के छोड़ेंगे। जब हम नहीं, मैं एक मिनट, जब हम 1911 में इलेक्शन हारे, 2004 में जब हम इलेक्शन जीते, तो उस टाइम तो हमारे पर अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का हक मिल गया। और जिस वजह से कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ उसी को लेकर कि ये एक बहुत बड़ा धड़ा है बादल के विरुद्ध, इसके साथ समझौता किया जाए। मगर 2011 में जब इलेक्शन हारे, आप हार गए, हम हार गए, तो वो भी कांग्रेस पार्टी की गलत नीतिवतियों से हारे। यदि हमारी श्रोमणी गुरुद्वारा अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी स्थापित हो जाती 2011 से पहले तो हम इलेक्शन नहीं हारते थे। लोग महसूस करने लगे कि ये कांग्रेस पार्टी भी अब इनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए मक्कर साहब ने एक बात वहाँ पर कही कि ये अब इलेक्शन हार चुके हैं, ये अब कमेटी की मांग जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अब कोई भी मांग कमेटी करने वाली। मैंने मक्कर साहब से कहा कि जिंदा साहब इलेक्शन चाहे ब्रिटिश का हार जाएं, मतलब हार मानने वाले नहीं हैं। मक्कर साहब चाहे मुझे 50 साल भी लगें तो मैं अपनी उस मांग पे अड़ा रहूँगा, उस मांग को मनवा के रहूँगा जब तक इस मांग को पूरा नहीं होता। लेकिन मेरी एक मेरा सवाल आपसे है, 2011 में आप लोग चुनाव, दोनों नेता हैं, दोनों 2011 का एसजीपीसी चुनाव आप लोग हार गए। ये स्वाभाविक है कि आपके जो विरोधी हैं, जिसमें मक्कड़ साहब और एसजीपीसी है, वो कहेंगे कि 2011 में आप लोग अलग एसजीपीसी के मुद्दे को मुद्दा बना के 2011 के एसजीपीसी चुनावों में उतरे और आपको हरियाणा के सिख वोटरों ने हरा दिया। तो उसके बाद आपके पास क्या मैंडेट बच जाता है? आप तो आज अगर अलग एसजीपीसी बना पाए हैं तो शायद हुड्डा सरकार की वजह से संभव हो पाया, अदरवाइज सिख मासेस आपके पीछे हैं इस अलग मांग में। इस पर अभी भी संशय इसलिए क्योंकि आज भी अगर जो अमृतसर की एसजीपीसी की बात करें तो वहां पे एक बहुत ऐसा अच्छी खासी संख्या है उन एसजीपीसी के सदस्यों की हरियाणा से जो आज भी एसजीपीसी का विरोध कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के सिख आज भी हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ खड़े थे। आपने कैथल का हमारा इलाज देखा होगा, जिसमें आज तक हरियाणा में कभी ना इतना सिख इकट्ठा हुआ है और ना आगे कभी होगा। लेकिन उसमें तो ऐलान किया ना, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, सारी कांग्रेस की लीडरशिप आपके साथ मंच पर नजर आई और क्योंकि ऐलान होना था तो जाहिर था, सबको विश्वास हुआ कि जिंदा साहब और नलवी साहब जो लगे हुए थे रगड़े खाने पिछले 9-10 सालों में, वो अब उस मांग को फूल चढ़ने वाले हैं। सीधा जाता है कि वो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहते हैं, इसीलिए वहां पर गए, नहीं तो विरोध करते। इतने सिखों विरोध भी हुआ, विरोध नहीं हुआ। वो नाम मात्र लोग जो केवल बादल साहब से टिकटें मांगते हैं, जो बादल साहब से फायदा लेना चाहे, राजनीतिक फायदा लेना चाहे, वो कुछ लोग थे जो विरोध कर रहे थे। वरना हरियाणा के 99% जो है आज हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ चला, उनकी मनोभावना हरियाणा के साथ जुड़ी हुई हैं। जब कल ऐलान हुआ तो हरियाणा के सिख सभी एक इकट्ठे हो गए। आज जब कल प्रस्ताव पास हुआ तो सभी गुरुद्वारों में अरदासें की गई, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, आज भी अरदासें हुई। तो इसका मतलब कि हरियाणा का सिख हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहता है, अपना हक चाहता है। केवल राजनीतिक प्रभाव होने के नाते वो थोड़ा हमारे से पीछे हट के रहा है। अब खुल के हरियाणा का सिख जो है हमारे साथ खड़ा है और ये मांग। नलवी जी, क्या इसका मतलब ये माना जाए कि चलिए आपकी अलग एसजीपीसी की मांग क्या थी, 1925 का क्या एक्ट था, 1966 का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, कानूनी पेचीदगियों पर आप लोगों ने पार पा लिया है, विधानसभा ने इसे पारित कर दिया है, बिल पारित हो चुका है, कानून वो बन चुका है लगभग। लेकिन अगर बात की जाए आज राजनीतिक या धर्म से जुड़ी जो राजनीति है, जो कि पंजाब में जिसका फ्लेवर ज्यादा प्रखरता से दिखता रहा है, लेकिन हरियाणा में भी इतना कुछ नहीं है, क्या कहीं ना कहीं एक डेडली कॉकटेल नहीं है जहाँ की धार्मिक मुद्दों को आधार बनाकर राजनीतिक पार्टियां रोटियां सेकती आई हैं और आप लोगों ने भी उन राजनीतिक पार्टियों का इस्तेमाल लगभग इसी मकसद के साथ किया कि सिख वोटरों का झुंझुना दिखा के राजनीतिक पार्टियों को अपनी फेवर में कर लिया गया या अपने से अगर उनसे बदला लेना था, अगर लोकदल को आपको लगा कि लोकदल को आप लोगों ने वोट दिया और 2014 के बाद उन्होंने आपकी मांग नहीं मानी लोकसभा चुनावों के बाद या उस मांग पर हामी नहीं भरी, तो आप लोग कांग्रेस के उस ट्रैप में आ गए या कांग्रेस के मोहरे की शक्ल में फिर सामने आ गए। तो मूल मुद्दा यही है कि आज भी आप लोग सियासत कर रहे हैं, सियासत इस तरीके से कर रहे हैं कि आपके पास एक वोट बैंक है और राजनीतिक पार्टियां आपके वोट बैंक के पीछे पीछे घूम रही हैं। तो ये एक सियासत नहीं तो और क्या है। यही चीज हमने पंजाब में देखी। अगर वहां पर भी पंथिक जो पॉलिटिक्स थी कहीं ना कहीं धर्म को या राजनीति को बहुत ज्यादा प्रभावित करती रही,
जिसको कि आज एक नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, तो लगभग यही प्रथा आप लोगों ने हरियाणा में शुरू कर डाली। ऐसा है, पॉलिटिक्स इज़ ए वेरी गुड वर्ड। पॉलिटिक्स एक साइंस है ज़िंदगी को शेप करने की, समाज को शेप करने की। पॉलिटिक्स इज़ ए वे ऑफ गवर्नमेंट। तो हमें अपनी अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहिए थी, उसका प्रावधान पार्लियामेंट ने किया था। उस बात के लिए हमें हरियाणा की सरकार की, हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली की ज़रूरत थी। इस वजह से हम हरियाणा की सरकार के पास जाते थे जी। तो हरियाणा की सरकार, सबसे पहले हम चौधरी चौटाला साहब के पास गए कि ये हमारा एक्ट है, आप हमारी बात करो। तो वो कहने लगे कि भाई ये तो आप पंजाब के अकालियों से बात करो, हाँ जी, हमारा आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमने उनसे बोला कि हम आपके सिटीजन हैं, हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा शुरू से लाके पहले से लेकर आज तक यही स्टैंड है। सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, तो हमारा फिर भी यही स्टैंड था कि ये पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, आपने कानून बनाया है असेंबली में, आप इसका कानून बनाओ। लेकिन वो लोग, उनकी कई मजबूरियाँ थी, कई मजबूरियों की वजह से वो अपेरेंट है मजबूरियाँ, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन मजबूरियों की वजह से वो इस बात को जो था वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। इसमें ना तो हम यूज़ हुए, ना हमने किसी को यूज़ किया। ये हमारा एक राइट था, ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था जो पार्लियामेंट ने हमें दिया था। और उस हक के ऊपर खुद श्रोमणी अकाली दल ने दस्तखत किए हुए हैं कि पंजाब के 4 हिस्से हुए, पंजाब बना, हरियाणा बना, हिमाचल बना, यूटी चंडीगढ़ बनी। और इसी तरह से अकाली दल ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का खुद विभाजन किया और उसके ऊपर दस्तखत किए। लेकिन हमें इस बात का अफसोस है कि एक तो पार्लियामेंट वालों ने हमें इसकी वो फॉलो अप नहीं किया, हमें जस्टिस नहीं दिया। दूसरा, नजायज़ काबज हो गए पंजाब वाले और नजायज़ काबज रहे। ये एक बड़े अफसोस की बात है, ये भी एक पॉलिटिक्स में एक इशू है। नहीं, आपको अगर 34 साल के बाद ये एक्ट या उसका जो सेक्शन 72 सब क्लॉज 3 नजर आया, तो इसमें उनका क्या कसूर हो गया ना? ये तो आप लोगों को आपकी जैसे कह रहे हैं नींद देर से खुली। मैं यही बात कहना चाहूँगा, वो जबरदस्ती काबिज नहीं रहे, क्योंकि अगर मांग होती तो होता, जैसे अब दुनिया में कोई भी आदमी जो एक्ट बनता है पार्लियामेंट का, असेंबली का, जी, उसको कभी नहीं देखती, एक्टों को कभी नहीं कोई पढ़ता। वो पुरानी बातें हैं। बना था उस वक्त हरियाणा, है जी, मोटी बात थी, ये थी, और जो संबंधित आदमी थे उन्होंने देख लिया। इस बात का अगर पता था तो जो हमारे वहाँ पर सिख कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, जो होम मिनिस्टर्स थे, उनको पता था कि ये उन्होंने हरियाणा का हक दिया है। जितनी भी सरकारें आई, जो भी हमारे सिख मिनिस्टर्स रहे, उनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरी थी। उस मजबूरी की वजह से उन्होंने ऐसा किया। तो 2001 में भी चौटाला साहब ने इसके लिए एक कमेटी गठन की, संधू साहब की अध्यक्षता में उसने शुरू किया। जो आज एक्ट बना है उसके पीछे जो इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो जो इंडेक्स लगा है वो संधू साहब की प्रोसीडिंग्स का है। जी, हाँ जी। और इस बात की वजह से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एक नेसेसिटी थी, ये एक हरियाणा की सरकार की जिम्मेवारी थी, लेजिस्लेटिव असेंबली की जिम्मेवारी थी, लेकिन उन्होंने निभाई नहीं। आम जनता को पता नहीं था। तो जब हम चले, इंट्यूशन के तौर पर चले, तो हम सोचते सोचते, जैसे कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर कर लिया, तो अमेरिका तो पहले भी था। आपने कानून डिस्कवर कर लिया जो तो डॉर्मेंसी में था। यस, इट वाज एन एक्ट व्हिच वाज स्लीपिंग बेस्ड। हाँ जी। तो उस एक्ट में एक फोर्स थी, उस फोर्स की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि जिंदगी में कई जो हैं आसान चीज़ें भी मुश्किल बन जाती हैं। हाँ जी, उसमें क्यों कई किस्म के अड़िके होते हैं। जी। अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि आज जो हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बन गई है, इससे सारे देश का जो सिख समाज है वो जागृत हो गया है। और जहाँ जहाँ भी सिख समाज की वोटें हैं, जहाँ जहाँ भी उनकी पॉकेट्स हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, जो आने वाले समय में जो पॉलिटिक्स की शेप है, अगर हम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाए, जो हमारी तमन्ना है, हम चाहते हैं कि इस वक्त तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और जगह भी उदाहरण बन पाएगा। इस वक्त 2 कमेटियां हैं, एक पंजाब में है, एक दिल्ली में है। उन्होंने कोई भी नई बात नहीं की। 1925 से लेकर 2014 तक पंजाब में भी और दिल्ली में भी एक ही 1920 वाली जो सोच है वो ही काम कर रही है।
और उसी सोच पर ही वो चल रहे हैं। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आप नया अध्याय लिखेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब 2014 है, अगर सिख समाज आगे चल रहा है, धर्म जो है वो एक बहुत बड़ी फोर्स है। उसको अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो कट्टरवाद होगा, अगर आप इधर लेकर जाएंगे तो इससे आतंकवाद पैदा होता है। अगर आप मानवता के राह पर चलेंगे तो मानवता के तौर पर इसको एक बहुत बड़ा वेपन के तौर पर यूज़ करेंगे तो इससे बहुत बड़ा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इनकलाब आ सकता है। इसमें सारी किस्म की जो संभावनाएं हैं वो इसमें सुमोई हुई है। जी, चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक लेते हैं। आपने कहा कि एक इनकलाब, एक बड़े बदलाव की शुरुआत इस अलग एसजीपीसी के गठन को समझा जाए, लेकिन कुछ व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली हैं जिसका जिक्र शायद मैंने पहले किया था। मुद्दा यह है कि गुरुद्वारों का प्रबंध है, गुरुद्वारों का कंट्रोल है, गुरुद्वारों से जुड़ी हुई हजारों एकड़ वो जमीन है जिसका की कंट्रोल अपने हाथ में लेना है इस एडहॉक कमेटी को, या वो कमेटी जो कि हरियाणा में अलग गुरुद्वारों के प्रबंध के लिए बनेगी। ये कुछ ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिन पर अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। वो कैसे संभव हो पाएगा, एसजीपीसी अमृतसर का क्या रुख रहेगा, नई एसजीपीसी हरियाणा की तरफ, ये सब चीजें हैं जिसपे कि जिंदा साहब और नलवी साहब से बातचीत फिर जारी रहेगी। एक ब्रेक के बाद टेढ़ी बात जारी है, हमारे साथ बने रहिए।